हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड 30 प्लस एमसीक्यू क्लियर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के 30 प्लस एमसीक्यू क्लियर करेंगे। यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है इसकी हमने 30 प्लस एमसीक्यू क्लियर कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम 30 प्लस और यहाँ पर एमसीक्यू क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हम हर चैप्टर से 100 एमसीक्यू यहाँ पर क्लियर करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 वीडियो है और चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हो और उस वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 32 को पूरा क्लियर कर लिया है, जिसमें हमने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्राथमिक मेमोरी दिया गया है ये क्या होता है। तो जो प्राथमिक मेमोरी है इसको बोला गया है प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि यहाँ पर जो 4 मेमोरी के नाम दिए गए हैं इसमें से कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा रैम होता है, रैम मेमोरी हो गई और रोम मेमोरी हो गई, ये प्राथमिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और जो रोम होता है इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। और आज की इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर है। यानी कि जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से सबसे पहला कंप्यूटर कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अबेकस। अबेकस जो है सबसे पहला हमारा कंप्यूटर था और इसको चीन में बनाया गया। तो सबसे पहला कंप्यूटर हमारा अबेकस है, आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया कि कंपाइलर क्या करता है। तो कंपाइलर जो है कन्वर्ट लो लेवल टू मिड लेवल ये काम करता है, या कंपाइलर कन्वर्ट मिड लेवल टू हाई लेवल, यानी कि जो मिडिल लेवल की लैंग्वेज होती है उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या फिर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंपाइलर जो होता है यह हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। तो जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं ये दो हमारे ट्रांसलेटर होते हैं, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है, हमारा कंप्यूटर मशीनी लेवल लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, बल्कि हम लोग जो काम करते हैं वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। जैसे कि हमारी सी लैंग्वेज हो गई, जावा हो गई या पाइथन हो गई, इस तरीके का या जो भी हम काम करते हैं वो सभी का सभी क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, इसलिए वहाँ पर 2 ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है कंपाइलर और एक होता है हमारा इंटरप्रेटर। तब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो हम लोगों की लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को कंपाइलर कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, फिर जो उसका रिजल्ट होता है वो भी लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीनी लेवल लैंग्वेज में ही आता है। वहाँ पर मशीनी लेवल लैंग्वेज जो होगा उसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उसको फिर हम लोगों की लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये काम कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं। यही चीज़ें हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जो कंप्यूटर में ट्रांसलेटर का काम करते हैं। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो लो लेवल लैंग्वेज है इसको हम मशीनी लेवल लैंग्वेज कहते हैं, या फिर हम बाइनरी लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। तो बाइनरी लेवल लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 इस तरीके से जो काम होते हैं ये हमारे बाइनरी लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, या फिर इसको हम मशीनी लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे तेज, बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। यानी कि जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें सबसे तेज गति से काम कौन करता है, और सबसे साइज में भी कौन सा कंप्यूटर बड़ा है, और सबसे महंगे कंप्यूटर
कंप्यूटर कौन से आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गति से काम कर सकता है और यह कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर है। और भारत का अगर सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो परम 8000 भारत का सुपर कंप्यूटर होता है, ये आप लोगों को याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुपर कंप्यूटर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जो एनिएक कंप्यूटर होता है, एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? फिलहाल एनिएक कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि एनिएक कंप्यूटर क्या है। तो एनिएक कंप्यूटर जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक हमारा कंप्यूटर था। SSC एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो वो हमारा होगा एनिएक। और यहाँ पर पूछा गया एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो एनिएक कंप्यूटर का जो आविष्कार था जॉन मोचले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था। ध्यान रखना, सन भी पूछ लेता है कि एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में किया गया। तो एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ था और ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और इसका आविष्कार जॉन मोचले एंड जे प्रोफेसर एकर्ट के माध्यम से किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें याद रख लेनी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा गया है कि हाई स्पीड मेमोरी होती है कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर में सबसे हाई स्पीड मेमोरी कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए रैम मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी बायोस, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क या ऑप्शन नंबर सी कैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी सबसे तेज गति से काम करती है, इसीलिए इसकी जो स्पीड है बहुत फास्ट होती है। अब इसकी स्पीड फास्ट इसलिए होती है कि जो हमारा CPU है, जो प्रोसेसिंग का काम करता है, कैश मेमोरी बिल्कुल CPU के नज़दीक ही लगी होती है, इसीलिए यह सबसे तेज गति से काम करती है। और अगर बात आ जाए कि सबसे स्लो कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी होती है, तो हमारी हार्ड डिस्क मेमोरी होती है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी होती हैं और इनको बाहर से कंप्यूटर में ऐड किया जाता है। तो हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। कैश मेमोरी सबसे तेज गति से काम करती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में पूछा गया है कि प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर में जब हमारा डेटा प्रोसेस होता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम डेटा कहते हैं, या उसको हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, या फिर हम डेटा बेस कहते हैं, या फिर उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो प्रोसेस डेटा के सेट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है, यानी कि सूचना, या फिर उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस डेटा के सेट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में जो काम होता है 3 तरीके से होता है। सबसे पहले हम डेटा को इनपुट करते हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन के रूप में हमको आउटपुट मिलता है। और जो इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट मिलता है वही हमारी क्या होती है? सूचना होती है, जो प्रोसेस करने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में पूछा गया है कि माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करेंगे? अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई इमेज हो गया, कोई फाइल हो गई, कोई वीडियो हो गया, कोई फोल्डर हो गया, अगर उसकी प्रॉपर्टी जानना है कि इस फोल्डर को कब बनाया गया है, इसका साइज क्या है, इस तरीके की डिटेल, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर जैसे कि है ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट क्लिकिंग, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, या फिर उसको ड्रैगिंग करेंगे, या फिर उसको हम ड्रॉपिंग करेंगे, या फिर हम उस पर माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हमें किसी भी फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टी चेक करनी हो तो हम माउस की राइट बटन क्लिक करके उस एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल भी देखते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर हम एक फोल्डर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फोल्डर है। अब इस फोल्डर की अगर हमको प्रॉपर्टी चेक करनी हो तो इस फोल्डर पर हमको माउस की राइट बटन क्लिक करना है और सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज का। इसी प्रॉपर्टीज पर हम क्लिक कर देंगे। जब हम प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं, फोल्डर से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होंगी कि इस फोल्डर का टाइप क्या है, इस फोल्डर का नाम क्या है, ये फोल्डर जो है किस लोकेशन पर है, इसका साइज क्या है और इस फोल्डर को कब बनाया गया, किस डेट को बनाया गया, तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती हैं हम चेक कर सकते हैं माउस की राइट बटन क्लिक करके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर
हो गया होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट कौन है। यानी कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सबसे बड़ा मेमोरी का कौन सा यूनिट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ZB। तो जो ZB है इन 4 ऑप्शन में से ZB जो है ये सबसे बड़ा मेमोरी का यूनिट होता है। चलिए इसका भी यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, तब आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं चार्ट को। यहाँ पर मेमोरी यूनिट का चार्ट बनाया गया है, जिसमें सबसे छोटी जो यूनिट होती है हमारी बिट होती है, जिसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। SSC एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है। तो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट जो होती है हमारी बिट होती है। फिर उसके बाद हमारा निब्बल होता है। और SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक निब्बल बराबर कितने बिट्स होते हैं। तो एक निब्बल में हमारे 4 बिट्स होते हैं। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है। तो उसमें से सबसे जो बड़ी मेमोरी यूनिट थी हमारी ZB थी, जिसका फुल फॉर्म होता है जेटाबाइट। एक जेटाबाइट यानी कि ZB का ऑप्शन था, एक वहाँ पर TB का ऑप्शन था, एक PB और एक यहाँ पर EB का ऑप्शन था। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए थे और इन 4 ऑप्शन में से जो ZB होता है सबसे बड़ा हमारा मेमोरी यूनिट है। वैसे तो यहाँ पर देखो दिया गया है GB जो है 1 GB अलग होता है, जिसका फुल फॉर्म है जीपोबाइट, और 1 GB होता है जिसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। तो सबसे बड़ा जो मेमोरी यूनिट है ये हमारा होता है जीपोबाइट, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हमारा बिट मेमोरी यूनिट होता है। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। और यहाँ पर KB दिए गए हैं, यानी कि 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 MB में 1024 KB होती हैं, 1 GB में 1024 MB होते हैं, और 1 TB में 1024 GB होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चार्ट अच्छे से समझ लेना है, किसको हम शॉर्ट नाम से जानते हैं, किस यूनिट की क्या फुल फॉर्म है और किस में कितनी कैपेसिटी होती है। क्योंकि SSC एग्जाम में मेमोरी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन वहाँ पर जरूर बनते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने नोट्स में, और यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ZB। 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ा जो मेमोरी यूनिट है हमारा ZB होगा। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर रिपीटेड हो गया है, क्योंकि इसको हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंप्यूटर मॉनिटर पर जो ब्लिंक होता है, यानी इस तरीके से जो सिंबल ब्लिंक होगा वो हमारा कर्सर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम क्लिक कर देंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। जो ब्लिंक हो रहा है यही क्या है, ये हमारा कर्सर होता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC में कितने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो ENIAC कंप्यूटर है ये कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आता है, और जो प्रथम पीढ़ी थे इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। वही यहाँ पर पूछा गया है, जो ENIAC कंप्यूटर था इसमें जो वैक्यूम ट्यूब उपयोग किए जाते थे, इसमें इनकी संख्या कितनी थी, यानी कि वैक्यूम ट्यूब की संख्या कितनी थी जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किए गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18,000। यानी कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब ENIAC कंप्यूटर में यूज किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 18,000। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ENIAC कंप्यूटर क्या है। ये हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर होता है, इसका आविष्कार किसने और कब किया, और ये हमारा प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया। यानी कि जो कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन थे उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी, असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी, हाई लेवल लैंग्वेज, या ऑप्शन नंबर डी, बेसिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट का समूह क्या कहलाता है। बिट का समूह एक निब्बल होता है, या रिकॉर्ड होता है, या बाइट होता है, या फिर वर्ड होता है। तो जो बिट का समूह है, बिट का समूह क्या होता है, बाइट्स होता है। ये क्वेश्चन SSC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिट का समूह क्या होता है, बिट का समूह बाइट होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज बाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 44 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है
क्रे 1 सुपर कंप्यूटर को कब विकसित किया गया? यानी कि जो क्रे 1 सुपर कंप्यूटर था इसको कब विकसित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1999 या ऑप्शन नंबर डी 1980। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर को 1976 में विकसित किया गया। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी होगा, 1976 में क्रे 1 सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 45 के बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में है सीपीयू इनपुट और आउटपुट। यहाँ पर जो आईओ है, आईओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट और आउटपुट, यानी कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस लगे होते हैं, जो आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं, इनके सिग्नलों को मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि जो इसमें सिग्नल होते हैं इनको कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए मेमोरी यूनिट, ऑप्शन नंबर बी एएलयू, ऑप्शन नंबर सी सीयू या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जितने भी हमारे इनपुट डिवाइस हों या आउटपुट डिवाइस हों या फिर हार्डवेयर होते हैं, उनको हमारा कंट्रोल यूनिट ही नियंत्रित करता है कि किस डिवाइस को किस प्रकार का काम करना होता है। और जो एएलयू है, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। यह कंप्यूटर में अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के कार्य करता है। और मेमोरी यूनिट इसमें डेटा को स्टोर करने का काम किया जाता है। और ये तीन यूनिट जो हैं सीपीयू के मुख्य पार्ट होते हैं। एमयू, एएलयू और सीयू ये सीपीयू के मेन पार्ट हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सीयू। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है पीपी स्टैंड्स फॉर, यानी कि 3 बार जो पी दिया गया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पॉइंट टू पॉइंट पोस्ट होता है या पोर्ट टू पोर्ट प्रोटोकॉल होता है या ऑप्शन नंबर सी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है या ऑप्शन नंबर डी पॉइंट टू पोर्ट प्रोटोकॉल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीपीपी का फुल फॉर्म पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में ये है कि नेपियर की हड्डियों का आविष्कार किसने 1965 में किया था? यानी कि जो नेपियर की हड्डियां थी उसका आविष्कार किसने 1965 में किया था? यानी कि किस साइंटिस्ट ने नेपियर की हड्डी का आविष्कार 1965 में किया? ऑप्शन नंबर ए जॉनी नेपियर ने, या ऑप्शन नंबर बी जॉन नेपियर, या ऑप्शन नंबर सी बॉब नेपियर या क्रिस नेपियर। यानी कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने नेपियर की हड्डियों का इस्तेमाल करके एक डिवाइस 1965 में बनाई थी और उसी को रखा गया नेपियर बोन्स की हड्डी के नाम पर, कंप्यूटर का नाम रखा गया था। नेपियर की हड्डियों का आविष्कार करके जॉन नेपियर ने 1965 में एक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में पूछा गया है डीवीडी का आविष्कार कब हुआ? यानी कि जो डीवीडी होती है जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका आविष्कार कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1996 या ऑप्शन नंबर सी 1999 या ऑप्शन नंबर डी 1995। तो जो डीवीडी था, डीवीडी का आविष्कार 1995 में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली फ्लॉपी डिस्क कब विकसित हुई? यानी कि सबसे पहली जो फ्लॉपी डिस्क बनाई गई थी वो कब विकसित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1986 या ऑप्शन नंबर सी 1960 या ऑप्शन नंबर डी 1895। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1960। यानी कि जो सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क विकसित हुई थी वो 1960 में विकसित हुई थी। अब ये फ्लॉपी डिस्क होती क्या है? तो जो फ्लॉपी डिस्क है ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। जैसे कि हमारी एसएसडी होती है, हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, उसी तरीके से फ्लॉपी डिस्क है, ये भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है
टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि या ग्राहक का उदाहरण है। यानी कि अगर हमारे पास ये सारी डिटेल होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति का टेलीफोन नंबर हो या उसकी जन्मतिथि हो या फिर उसका नाम हो या फिर उसका एड्रेस हो, तो ये क्या होगा? फाइल होगा या एक रिकॉर्ड होगा या एक प्रकार का डेटा होगा या फिर एक प्रकार का डेटाबेस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ये सारी डिटेल हमारे पास हैं तो उस व्यक्ति का जो भी रिकॉर्ड है वो हमारे पास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वो एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में पूछा गया है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? यानी कि जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, या ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, या ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट, या ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसी के नाम से जानते हैं, इसका यूज तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। और जो ऑप्शन नंबर ए है वैक्यूम ट्यूब, इसका आविष्कार कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन में हुआ। और जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर दिया गया है, इसका आविष्कार कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी में किया गया था। और जो ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो प्रोसेसर, ये कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी में इसका आविष्कार हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? यानी कि परमानेंट मेमोरी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी सीडी रोम, या ऑप्शन नंबर सी सीपीयू, या ऑप्शन नंबर डी रोम। तो जो परमानेंट मेमोरी होती है ये हमारी क्या है? रोम होती है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें ये होता है अगर लाइट चली जाएगी तो रोम से जो भी डेटा होगा वो हमारा डिलीट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। और जो रैम मेमोरी होती है ये हमारी रीड और राइट मेमोरी होती है, इसलिए इसको हम RWM के नाम से भी जानते हैं। यानी कि रीड राइट मेमोरी रैम मेमोरी है और इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें ये होता है कि अगर कोई भी काम कर रहे हों, अगर रैम मेमोरी पे डेटा है और लाइट अचानक चली जाएगी तो क्या होगा? हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा और सारा का सारा डाटा हमारा डिलीट हो जाता है। तो ये हमारी रैम मेमोरी होती है और रोम मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? यानी जो यूनिवैक होता है इसका पूर्ण रूप क्या है? यूनिवैक एक कंप्यूटर है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सीरियल कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक्स कंपनी, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये यूनिवैक का पूर्ण रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 54 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? यानी कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी क्रिस नेपियर, या ऑप्शन नंबर डी जोसेफ मैरी जैकार्ड, या ऑप्शन नंबर डी हरमन होलोरिथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरमन होलोरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिएक कंप्यूटर से संबंधित है। यानी जो एनिएक कंप्यूटर है इसमें से एनिएक कंप्यूटर से क्या संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो जो एनिएक कंप्यूटर होते हैं ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 जिसमें पूछा गया है जो यूएसबी है, यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है? यूएसबी जो है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका फुल फॉर्म है और ये किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, या ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी, या ऑप्शन नंबर सी
टेराटरी, या ऑप्शन नंबर डी नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेकेंडरी डिवाइस। यानी कि जो यूएसबी होती है ये हमारी सेकेंडरी डिवाइस होती है। यूएसबी एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 में है कि VLSI का पूर्ण रूप क्या है। तो VLSI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या ऑप्शन नंबर सी वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, या ऑप्शन नंबर डी वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि इसका आंसर जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर दो होते हैं, एक होता है हमारा ULSI और एक होता है हमारा VLSI। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI जो है ये कंप्यूटर के 5th जनरेशन में इस्तेमाल किया गया और जो VLSI है ये कंप्यूटर के 4th जनरेशन में इस्तेमाल किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर वही सेम है जो हमने अभी बताया कि ULSI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको तो अभी हमने हाल ही में एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें MICR में R का मतलब होता है। यानी कि जो MICR वर्ड दिया गया है इसमें R का मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम MICR का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो MICR जो है इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर जो आर का मतलब क्या है? रिकॉग्निशन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो MICR का फुल फॉर्म भी CCC में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रहे, एक बार और रिपीट कर देते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये MICR का फुल फॉर्म होता है और इसमें आर का मतलब होता है रिकॉग्निशन। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया। यानी कि भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए परम, ऑप्शन नंबर बी सुपर, या ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ, या ऑप्शन नंबर डी गौतम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि सिद्धार्थ कंप्यूटर जो था इसको भारत में सबसे पहले बनाया गया, इसीलिए सबसे पहले बनाया जाने वाला कंप्यूटर होता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन है जो भारत में बनाया गया, तो सिद्धार्थ कंप्यूटर है, या सबसे पहले भारतीय कंप्यूटर कौन सा है, वो भी हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में पूछा गया है कि विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यानी जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है विश्व में कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर। यानी कि 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। यानी कि जो कंप्यूटर है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गणना करने वाला, या तेजी से काम करने वाला, या ऑप्शन नंबर सी संगणक, या ऑप्शन नंबर डी कामकाजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा संगणक, ये कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 64 में पूछा गया है निम्न में से इमेज फाइल का फॉर्मेट कौन सा होता है। यानी कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इमेज का कौन सा फाइल फॉर्मेट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए .mp4, या ऑप्शन नंबर बी .mp3, या ऑप्शन नंबर सी .jpg, या ऑप्शन नंबर डी .web। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो .jpg है ये इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है, .png भी इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है। लेकिन जो यहाँ पर .mp4 है ये हमारा वीडियो का फाइल फॉर्मेट होता है, और जो यहाँ पर .mp3 है ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑडियो का फाइल फॉर्मेट होता है। लेकिन पिक्चर के कई होते हैं, जैसे कि हमारा jpg हो गया, .png हो गया, इसी तरीके से एक .gif करके एक आता है, ये भी हमारा इमेज का ही फाइल फॉर्मेट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछा गया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में
कितने अंक होते हैं, यानी कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें कितने अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, या ऑप्शन नंबर सी 1, या ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। जो बाइनरी नंबर होते हैं इसमें 2 अंक होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर होता है और इसी को हम मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को, या हाई लेवल लैंग्वेज को, या मशीन लैंग्वेज को, या लो लेवल लैंग्वेज को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन लैंग्वेज। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं, यानी कि जो कीबोर्ड होता है इसमें जो फंक्शन की होती हैं ये कितनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 14, या ऑप्शन नंबर बी 12, या ऑप्शन नंबर सी 15, या ऑप्शन नंबर डी 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो कीबोर्ड होता है उसमें 12 फंक्शन की होती हैं जो F1 से लेके F12 तक होती हैं, यानी कि F1 से लेके F12 तक हमारी कितनी फंक्शन की होती हैं, टोटल 12 की होती हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने टोटल चैप्टर नंबर 1 के 67 तक क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम 68 से देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने 67 तक क्वेश्चन क्लियर किए और मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरीके से CCC के टोटल हम 1000 MCQ क्लियर करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।